हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? माय नेम इज़ आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। और आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे कि हम भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों मिलकर हम अगर क्या करें, मेहनत करें, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू आवर एसएससी अड्डा चैनल। आई होप आप सभी के सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहे होंगे और उसके साथ साथ आगे अपने आप को, अपनी नॉलेज को डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है। आगे दूसरी बात, आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक, जिससे आप क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। सारे ऐप डाउनलोड करने के ये फ़ायदे हैं भाई लोग, किसी किसी को मिलते हैं, किसी खुश नसीब को, तो वो उनमें से आप हैं। तो आप प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अवेल कीजिएगा करंट अफेयर वीडियोस, जो पावर कैप्सूल्स हैं, मैगजीन्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, उन सारे फ़ायदों को। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ ये लड़का कुछ चीता है, ये कुछ कर गुजरेगा, तो प्लीज़ सभी के सभी लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे उनके साथ जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये है भी सीरियल ना। ठीक है, तो उसके लिए अच्छे बच्चे चाहिए हमें, और आप सभी के सभी अच्छे बच्चे हैं मुझे लगता है। आप लोगों के सभी के लिए अड्डा परिवार की तरफ से 2 अप्रैल को 7:45 पर कुछ होने वाला है, और वो जो कुछ होने वाला है उसका नाम अर्जुन है। वो अर्जुन क्या है? महाभारत वाला अर्जुन है या फिर इस कलयुग वाला अर्जुन है? इसके बारे में हम देखेंगे। किस दिन देखेंगे? 2 अप्रैल 7:45 पर। ठीक है, तो आप जुड़ना ना भूलिए इस टाइम पे, जिससे आपको भी पता लगे और मुझे भी पता लगे कि है क्या ये। ठीक, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था? कल वाली क्लास के अंदर हमने जाते जाते थोड़ा सा थेल्स थ्योरम देखा था। थोड़ा सा वैसे तो हमने कर ही दिया था, बट आज पूरा सा देखेंगे थेल्स थ्योरम। ठीक, चलो पूरा सा देखते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहता है थेल्स थ्योरम? सिमिलैरिटी से जुड़ा हुआ है ये। क्या कहता है कि भैया हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, ये हमारे पास एक लाइन है DE। इसने बोला कि D और E अगर पैरेलल हैं किसके? BC के। D और E अगर पैरेलल हैं BC के, तो हमारे पास क्या, और कल मैंने आपको कुछ बताया था, उससे आगे चलते हैं। और अगर D मिड पॉइंट है, D इज़ क्या? मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट भी है तो हमारे पास क्या होगा? E भी क्या हो जाता था? मिड पॉइंट। कल बताया था मैंने, इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट। ये भी एक मध्य बिंदु हो जाता है। किसका? ये इधर वाले AC का E हो जाता है और D उधर AB का। अच्छा, उससे हमें पता लगा थेल्स थ्योरम में क्या बताती है? थेल्स थ्योरम में बताती है कि अगर ऐसा है तो AD अपॉन D भी तो है, ये तो थेल्स थ्योरम कहती है, और AE अपॉन EC। AD अपॉन DB मतलब हमारे पास ये 1 है, मिड पॉइंट है ना, तो ये 1 है, ये 1 है। तो भाई लोग AD अपॉन DB क्या जाएगा? 1/1, तो वो भी 1/1। बट अगर सिमिलैरिटी के एंगल से देखा जाए, अगर सिमिलैरिटी के प्रपेक्ष में, कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो आपको पता है सिमिलैरिटी क्या कहती है? छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल के बीच में हम सिमिलैरिटी देखते हैं, ट्रायंगल ABC के बीच में। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्लियर है? अरे हाँ, फिर से वही, चलो ये अल्फा होगा। तो ये ADE और हमारे पास ABC दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। ये तो कॉमन ही है। तो हमारे पास क्या होगा? AD अल्फा के साथ, छोटे वाले अल्फा के सामने AD और बड़े वाले अल्फा के सामने AB, छोटे वाले थीटा के सामने AE और बड़े वाले थीटा के सामने क्या होगा? AC। ऐसी A के सामने छोटे वाले में DE और बड़े वाले में BC। अगर आप ध्यान से देखेंगे, AD हमारे पास कितना है? 1 है, और पूरा AB कितना है? 2 है। तो ये 1/2, ये भी 1/2 होगा, क्योंकि ये 1 है तो ये पूरा कितना है? 2 है। और किसके बराबर? DE अपॉन BC। दैट मीन्स हमें यहाँ से एक बात पता लगती है, DE इज हाफ ऑफ BC। कुछ लोग वो इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मैं इसे बस एक अनदर एक रिजल्ट मानता हूँ, क्योंकि ये एक रिजल्ट ही है। DE क्या होगा? हाफ होगा किसका? BC का। कब? जब DE पैरेलल होगा और D और E क्या होंगे? मिड पॉइंट होंगे। ये नेक्स्ट एक रिजल्ट है, आप सभी के सभी लोग देख सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, क्लियर? कौन हो दिक्कत? ये थेल्स थ्योरम कहाँ से आई? सिमिलैरिटी से आई। सिमिलैरिटी लगाई तो DE क्या होगी? हाफ होगी BC के। अब इसके ऊपर बिल्कुल ही तुच्छ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो तुच्छ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसको से पहले नोट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आई होप।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको आराम से। ठीक, चलो अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में बोल दिया जाता है कि देखो भाई क्या भाई, कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, चलो मान लिया ट्रायंगल है, और उसने दो टुक बात बता दी कि डी मिड पॉइंट है, डी और ई क्या है, पैरेलल है, डी मिड पॉइंट है, बोल दिया भाई ने, चलो बोल दिया तो यार क्या कर सकते हैं, और डी ई पैरेलल है बी सी के। बट अगर ये दोनों पॉइंट बोल दिए हैं तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ई इज ऑल्सो आ मिड पॉइंट, ई भी क्या है, एक मध्य बिंदु है। ठीक है भाई लोग, मध्य बिंदु है। चलो, और हमारे पास क्या, अगर ऐसा बोला हुआ है और ये भी बोला हुआ है कि अगर ये मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये 1:1 होगा, 1:1 होगा, और भैया बी सी की वैल्यू दे रखी है 14, ये क्वेश्चन दे रखा है बोला इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी के अंदर डी एंड ई आर पॉइंट्स, दो बिंदु हैं डी और ई, किस पे, ए बी और ए सी पे, ऑन ए बी एंड ए सी, ठीक है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और डी किसके पैरेलल है, बी सी के। तो बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी, डी का मान क्या होगा, इफ बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यदि बी सी किसके बराबर होता है, 14 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये 14 सेंटीमीटर है और ये 1 और 1, तो काहे नहीं ये 14 है तो ये क्या है, 7 है। समझे, बात क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, एक बार पढ़ लिया बस, फिर लाइव झींगा लाला, मेरी क्लास लगा डाला तो लाइव झींगा लाला। ठीक है, हो जाएगा आपका आराम से एग्जाम क्लियर, बस आप पढ़ते रहिए ध्यान से। चलो, अब क्या है हमारे पास, एक और बात से निकल के आती है कि यार अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये ए बी सी है और ये हमारे पास डी ई है, ये हमारे पास 1:1 है ना, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, और डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो अगर मैं सिमिलैरिटी के थ्रू देखूं तो दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी है, ए डी ई में और ए बी सी में। कैसे कह सकता हूँ, वही वाली बात मैंने जो अभी आपको बताई थी, गंदी सी बात जो मैंने बताई थी आपको, कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये अल्फा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी अल्फा है ना, संगत कोण से। अच्छा, ये एडी, एडा है, ये एडा, ठीक है, और ये इसके सामने एडी आ गया, ये ए भी आ गया, और इधर ए ई आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और डी ई आ जाएगा, और बी सी आ जाएगा। ये तो हमें बात क्लियर है। सर कितने बार बताओगे? अरे काहे बता रहे हैं हम, बताओ, सुनो तो सही। इसके बराबर क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया का वो भी होगा, समझ रहे हो भाई लोग। अब ट्रायंगल याद है वो पल, अगर तुम्हें पल याद होंगे तो आपको याद होगा। तुम्हें पल याद है कि मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। वैसे बेस की बात छोड़ो, हमारे पास इन सभी का रेशियो क्या आ रहा है, अभी मैंने बताया था पिछले वाले में, इन सभी का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ये देखो 1/2 आ रहा है, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, DE अपॉन BC क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो ये हमारे पास 1/2 है, ये 1/2 है इनका रेशियो, और 1/2 किसके बराबर है, रूट एरिया के इनके, है ना। इधर आएगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसका मतलब भाई लोग एक बात पता लग गई है हमें, सूत्रों से हमें पता लगा है कि इसका एरिया अगर हमारे पास कितना है, इसका एरिया, इसे पिंक कर लेते हैं ना, इसका एरिया अगर हमारे पास 1 है, 1, तो पूरे का एरिया क्या होगा, 4 होगा। पूरे का एरिया क्या होगा, अगर ये 1 है, पूरे का 4, तो ये बचा कितना, 3। दैट मीन्स हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, फाइट से कर लेते हैं अब, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ डी और ई मिड पॉइंट हैं, और डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो अगर इसका एरिया 1 है तो पूरे का एरिया क्या होगा, 4 होगा, और इसका एरिया कितना बचेगा, 3 बचेगा। गॉट इट? बात क्लियर है भाई लोग? आई थिंक बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, हे मासूम बच्चों, कोई तकलीफ? ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। यहाँ तक तो आप सीख चुके हैं, यहाँ तक तो आपको पता लग चुका है। अब कोई घूमता हुआ सीजल के अंदर क्वेश्चन आए, अब कोई घूमता हुआ सीजल के अंदर क्वेश्चन आए और बोले कि हे बालक, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा त्रिभुज, और अब ऐसा, और यहाँ ड और
डाल दिया है, और ये डी और ई मिड पॉइंट हो जाएंगे, मिड पॉइंट है, और ये डी पैरेलल है किसके, BC के है, और वो आपसे बोले, वो बोले कि यार ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो कितना है, वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमारे पास ये तो दे ही रखा है डी और ई, देखो ये गिवन है, लैंग्वेज में गिवन है कि डी और ई मिड पॉइंट है, डी पैरेलल है किसके, BC के, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो हमसे ABC का अगर एरिया दे रखा है और आपसे पूछे कि बताइए जो DE, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, DECB, इसका एरिया क्या होगा। अब भाई लोग अभी मैंने आपको क्या चीज़ करवाई थी, अभी मैंने क्या करवाया आपको, भूलना नहीं, देखो याददाश्त आपकी तेज होनी चाहिए, गजनी कोई नहीं होने का। देखो ये 1 होता है तो ये पूरा कितना होता है 4, अगर ये पूरा 4 होता है दैट मीन्स ये कितना बच गया 3। अच्छा 4 की वैल्यू दे रखी है, पूरे 4 की वैल्यू दे रखी है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, इस 3 की वैल्यू, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, DECB, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, DECB। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 × 16 कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ मिलते हैं आपको 10 अंक, क्योंकि आपने भी मेरे साथ साथ शायद सॉल्व कर दिया है इस वाले क्वेश्चन को। बात क्लियर होगी भाई लोग, ठीक है। चीते तो तुम हो और नहीं हो तो बना देंगे। देखो तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, एक समय की बात है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। तो जब बाढ़ आई थी तो जितने भी आम मानुष थे, आम लोग थे, वो बह गए, बट उस तराई रीजन में एक ही प्रकार के मनुष्य जीवित रहे, और वो थे चीते। तुम सारे के सारे चीते हो, ठीक है, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास हो गया पूरी पूरी बात किसकी, थेल्स थ्योरम की। आइए बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, जुड़िए हमारे साथ और सुनिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। बहुत ध्यान समझना यार, कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है भाई लोग। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन मारता हूँ, वैसे लाइन मारनी गलत बात है, बट फिर भी हम लाइन मार रहे हैं, ये BD है और ये CE ले लेते हैं, ठीक। तो अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, कोई त्रिभुज है ABC, और हमारे पास BD, जले ले, BD है परपेंडिकुलर किसके, AC के, और हमारे पास CE है परपेंडिकुलर किसके, AB के, या फिर परपेंडिकुलर कह लो, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं BD क्या है, हाइट है ना, हाइट कह सकते हैं इसको, और हमारे पास CE भी क्या है, हाइट है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी कह लो, ठीक। तो अगर ऐसा है किसी ट्रायंगल में, तो दैट मीन्स हमारे पास AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा, ये रिजल्ट होता। अब आपको होगा सर ये कैसे कह दिया आपने, आप गंदे हैं, आप तो डायरेक्टली बता रहे हैं, आप तो प्रूफ कर ही नहीं रहे, कैसे हुआ वही प्रूफ करेंगे। अच्छा इसका कन्वर्जेंस भी करेक्ट है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है उल्टा भी करेक्ट है। उल्टा का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर AB किसके बराबर होता है, AC के बराबर होता, दैट मीन्स हमें पता लगता कि अच्छा हाँ, दूसरा ये BD और CE क्या होनी चाहिए, यहाँ पर BD और CE बराबर होनी चाहिए, BD और CE, ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो भूल गया यही इंपॉर्टेंट था। BD और CE अगर हमारे पास बराबर हैं और ये हाइट है, तो AB और AC क्या होंगे, बराबर होंगे। बट कन्वर्जेंस क्या कहता है, अगर AB और AC हमारे पास बराबर हैं, तो दैट मीन्स BD और CE क्या होंगे, बराबर होंगे। सीधा भी सही है, उल्टा भी सही है, इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि कल मैंने एक ट्रायंगल कराया था आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, उसका ही एक पार्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, हाइट खींची हमने या परपेंडिकुलर खींचा, ये हमने खींची, ये BD ले लिया हमने, BD बड़ी नहीं लेंगे, नशे हो जाएंगे इससे। चलो अब देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो सकता है, ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया अगर मैं BD को क्या लूँ, हाइट लूँ, तो क्या आएगा, हाफ BD हमारे पास, और ये ऑलरेडी गिवन है कि BD किसके बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है, BD किसके बराबर है, CE के बराबर है, ठीक है, BD CE के बराबर है। अच्छा BD इंटू क्या, AC,
बेस तो AC है ना, BD अगर ये है तो बेस AC है। अच्छा अगर इधर से निकालेंगे तो हमारे पास हाइट कितनी है, CE है, हाइट हमारे पास CE है, और इधर वाला बेस कितना है, बेस हमारे पास AB है। भाई लोग आधे से आधा टकराया, कट गया, और BD और CE तो बराबर हैं, तो काहे नहीं इसको निस्तनाबूद कर देते हैं, इसे भी काट देते हैं, और किसके बराबर आ जाता है, AC किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर आ जाएगा। तो AC हमारे पास किसके बराबर है, AB के बराबर है। इसी से पता लगा कि अगर BD और CE बराबर होते हैं तो AB किसके बराबर होता है, AC के बराबर होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे। किस तरह का तुच्छ प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप बताइए क्या आपको समझ में आ गई है वाली बात, आपको ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्लियर, चलो चलिए क्वेश्चन क्या है। इन ए ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB, where BD is equal to CE. ठीक है, find AB if BD is equal to 6 सेंटीमीटर। क्या तुच्छ प्रश्न है, जो बच्चा पढ़ के जा रखा होगा उस बच्चे को लगेगा आथू। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास BD और CE दोनों बराबर हैं तो AB और AC बराबर होंगे। पर भाई लोग क्या एक बात बताओ, BD और C बराबर है, AB और AC बराबर होंगे, बट इसने थोड़ा कहीं दे रखा है कि BD AB के बराबर होगा या C AC के बराबर होगा या BD AC के बराबर होगा या C AB के बराबर होगा, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तुमने सोचा होगा सर आंसर तो कितना हो गया, सर 6 हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्लियर है। चलो ये तो थी मजाक की बात, अब आते हैं थोड़ा सीरियस, और तुम भी सीरियस हो जाओगे। अब बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं हम आपको, और जिसका नाम है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं, इसका नाम है, दिल थाम के बैठिएगा, इन सेंटर, अंतःवृत्त का केंद्र। ठीक है, अंतःवृत्त का केंद्र क्या होता है, आइए जाने। इसको जानने में हमें अच्छा महसूस होगा क्योंकि नॉलेज बढ़ेगी और प्लस क्वेश्चंस भी हमारे पास होने लगेंगे हमसे। ठीक है, ठीक सा बन गया, चलो ठीक सा बन। ट्रायंगल मुझसे कभी ठीक नहीं बनता, कभी लाइन नीचे ले जाती है, कभी आगे चली जाती है। ABC एक बार की बात है भाई लोग, एक घूमता घूमता गया और एक का यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसको हटा देते हैं, एंगल बाइसेक्ट कर दिया। अरे रे 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 रे, एंगल बाइसेक्ट कर दिया हमने। इधर से भी एक लाइन आई और इसने भी एंगल बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, सी से भी लाइन आई एक, और यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, गामा और गामा, और ये ए से आया तो डी पे लगा, बी से आया तो ई पे लगा, सी से आया तो एफ पे लगा। और हमारे पास आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी प्यारे लोग कि ये जो है ए डी सी एफ और बी ये कहीं जाके टकरा रहे हैं पिंकी पिंकी पर, यहाँ पर जाके टकरा रहे हैं, इसको मैं आई पॉइंट मान लेता हूँ। तो आप सभी के सभी अब बच्चों मेरे साथ क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, हिंदी में बताएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है भाई लोगो, तुम्हें बताएंगे सब कुछ। ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। ठीक है, क्या कहना चाहता है, त्रिभुज के सभी कोण समद्विभाजकों के कटांग बिंदु को, त्रिभुज के सभी कोण समद्विभाजकों के कटांग बिंदु को क्या कहते हैं, अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के सभी कोण समद्विभाजकों के कटांग बिंदु को अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। आ गया अंतःवृत्त का केंद्र। क्लियर है, बात क्लियर है, कोई परेशान?
कोई दिक्कत? चलो बहुत ही प्यारी बात है, इसे कहते हैं इन सेंटर। इसकी खूबी क्या है, आइए इसकी खूबी जाने। ये तो हमने इसकी प्रॉपर ये जान लिया कि बनता कैसे है, इसकी खूबी जाने। इन सेंटर का मतलब ये अंदर ही रहेगा ट्रायंगल के, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसकी खूबी जानते हैं, क्या कहता है इसकी खूबी, क्या कहती है कि हमारे पास कोनों ट्रायंगल है और अगर यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से हम एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, ठीक, इसको मैं नाम नहीं देता। ए है तो पूरा ये a/2 हो जाएगा, इधर वाला a/2 है ना, और इधर वाला भी a/2 है ना, इधर वाला b/2 हो जाएगा, ये इधर वाला भी b/2, ये इधर वाला c/2, कुछ भी मर्जी तुम्हारी, ठीक। ये हमारे पास बीच में इन सेंटर हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसकी खास बात क्या है कि जो हमारे पास, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, जो हमारे पास है, ये मैंने अलग से इसलिए बनाया क्योंकि आपको हल्का सा आइडिया रहे दिमाग में जो पीछे हमने किया, ठीक। जो हमारे पास है भाई लोग, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर जो होता है भाई लोग, अरे रे रे रे, कोई नहीं, चलो उसे तो मैं कर दूंगा, ठीक। ये हमारे पास इन सेंटर है भाई लोग, इसको मैं ठीक से कर दूं पहले आपको दिखाने के लिए, मरहम पट्टी कर दूं जहाँ जहाँ से उड़ गया है, ठीक। चलो चलो चलिए, ये हमारे पास इन सेंटर आ गया, क्लियर है, ये हमारे पास इन सेंटर आ गया। इन सेंटर की खास बात पता क्या है, बहुत ही खास बात इसकी ये है भाई लोग कि इन सेंटर जो होता है वो सभी साइड से इक्विडिस्टेंट होता है। क्या लिखेंगे, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। अंतःवृत्त का केंद्र सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, अंतःवृत्त का केंद्र सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, ठीक है। इस पे ध्यान मत देना, ये उड़ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो अब अगर ऐसा है तो इसकी वजह से एक बात पैदा होती है, वो बात उसी की वजह से तो इन सेंटर कहा जाता है इसको, वरना तो इन सेंटर क्यों कहा जाएगा, उसकी वजह से एक बात होती है। वो बात क्या है कि अगर भैया ये सभी के सभी दूरी एक साथ दूरी पर हैं, ये ऐसे हैं, तो और सारे आर हैं भाई, देखो ये इसको मैंने आर ले लिया, इसको मैंने आर ले लिया, इसको समान दूरी पर है ना, जितनी दूरी पे यहाँ उतनी दूरी पे यहाँ उतनी दूरी पे यहाँ। अगर इसको मैंने रेडियस ले लिया, इसको रेडियस मान के हम क्या बना सकते हैं, अंदर एक सर्कल बना सकते हैं, हम अंदर क्या बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इसे इन सर्कल कहते हैं, और ये जो आर है ना, इसे इन रेडियस कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं इसे अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं आर को, और इसे इन सर्कल अंतःवृत्त बोलते हैं। क्लियर, कैसे बना आपको पता लग गया, एंगल बाइसेक्टर से बना, कोण समद्विभाजकों से बना, चाहिए जहाँ जाके पॉइंट मिलता है अंतःवृत्त का केंद्र, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास ये जो केंद्र होता है सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है, इक्विडिस्टेंट होता है हमारे पास सभी साइड से, उसी की वजह से इसको मैंने आर मान लिया, रेडियस मान लिया, और सेंटर से यहाँ से एक सर्कल बना दिया, पकड़ के आर्क लिया और पकड़ के बना दिया एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे, इस सर्कल को इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है, और इस आर को इन रेडियस बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है आप लोगों को। अब चलिए ठीक है भाई लोग, आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। अगर भाई लोग ऐसा है, अगर भाई लोग ऐसा है, अब देखते रहे ना, अच्छी बात है तो अभी आएंगी। ये हमारे पास इन सेंटर है, ठीक है। ये हमारे पास अगर इन सेंटर है तो इसका लो ये a/2 है, ये भी a/2 है, ये b/2 है, और ये b/2 है, ये c/2 है, और ये c/2 है, और ये हमारे पास i है, ठीक। अब अगर मुझे क्या चाहिए भाई लोग, प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, दिख रहा है नीला नीला, नीले नीले अंबर पे हम एंगल बनाएंगे, ये एंगल चाहिए हमें, एंगल BIC चाहिए।
पर एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, उनका एंगल की सम कितना होता है 180 डिग्री। आधा कर दूंगा तो कितना आएगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, 90 डिग्री आएगा। और अगर मुझे b/2 प्लस c/2 की वैल्यू निकालनी हो तो कितना आएगी 90 माइनस a/2 आएगा। क्या सर आप तो हर वाले में यही कर देते हो? क्या है ना, अपना एक तरीका है जो हर जगह लग जाता है। ठीक, तरीका ऐसा अपनाओ जो हर जगह लग जाए। चलो अब इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं। ये तो मैंने ट्रायंगल ABC के बारे में बता दिया, ट्रायंगल ABC के बारे में बता दिया है। अब आते हैं किस पे, ट्रायंगल BIC पे आते हैं। ट्रायंगल BIC में देखिए एक एंगल B/2 है, एक एंगल C/2 है और एक एंगल BIC है। ये भी इसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। और भाई लोग देखिए, तो खूबसूरती देखिए क्वेश्चन की, B/2 प्लस C/2 किसके बराबर है 90 माइनस a/2 के बराबर है। तो काहे नहीं आप पुट कर देते हो? ठीक है, तो एंगल BIC किसके बराबर होगा, ये दोनों के दोनों उधर जाएंगे और क्या आएगा 180 माइनस b/2 प्लस c/2। और हमारे पास एंगल BIC क्या आएगा 180 माइनस b/2 प्लस c/2 किसके 90 माइनस a/2 के बराबर होता है। और जब ये खुलेगा तो 180 माइनस 90 कितना आएगा 180 माइनस 90 कितना आएगा 90, और ये माइनस माइनस प्लस, तो BIC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। यही तो कमाल की बात है, बस यही तो याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। भाई लोग सभी के सभी इस बात को दिमाग में रखेंगे कि जो ये वाला एंगल है कौनों के सामने है, A के सामने है। और अगर A के सामने है तो आंसर आएगा इस वाले एंगल का 90 प्लस a/2। ठीक है, 90 प्लस a/2। अगर ये B के सामने होता तो कितना आता 90 प्लस b/2, और अगर ये C के सामने होता तो कितना आता 90 प्लस c/2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सर आपको सर कैसे बता सकते हो? देखो 90 90 90 कितना हो गया 270, और a/2 b/2 c/2 कितना होता है a/2 b/2 c/2 कितना होता है 90, 270 प्लस 90 कितना होता है 360। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर है? तो मैंने प्रूफ कर दिया, वहाँ से फिर यहाँ आके हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या मस्त चीज़ है कैसे आ गया ये मैंने आपको बता दिया है। एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस a/2। इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं भाई लोग, इसको सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर बस इन सेंटर है, ये एंगल A है, ये B है और ये C है ना। एंगल बाइसेक्टर इसको भी एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। ठीक, और हमारे पास ये वाला एंगल जो होगा मैं आपको खुला खुला बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये A के सामने है तो 90 प्लस a/2, ये क्या होगा 90 प्लस b/2, और ये वाला एंगल क्या होगा 90 प्लस c/2। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या ही क्वेश्चन आते हैं। और ट्रायंगल ABC में एंगल BIC इज इक्वल टू, लेट्स सपोज दे रखा है उसने लेट्स सपोज दे रखा है 125 डिग्री, एंगल BIC दे रखा है, एंगल A निकालना है। तो यार एंगल BIC होता क्या है, एंगल BIC हमारे पास ये वाला एंगल क्या होगा, अगर I इन सेंटर है, यहाँ पर ये भी दे रखा है कि I क्या है इन सेंटर है, अंतःवृत्त का केंद्र है। तो हमारे पास एंगल A क्या होगा, BIC का मतलब क्या होता है 90 प्लस a/2, इस BIC का मतलब होता है 90 प्लस a/2, और किसके बराबर है 125 के बराबर है, और a/2 90 में से 25 जाएंगे तो कितना जाएगा 125 माइनस 90, करके देख लो यार जरा तुम, 35 आ गया a/2। तो A की वैल्यू कितनी होगी 70, एंगल A कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है और आपको ये ऐसे आंसर निकालना होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 90 प्लस a/2, A के सामने, B के सामने 90 प्लस b/2 और C के सामने 90 प्लस c/2। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ रही होगी जो मैं आपको सुंदर तरीके से बताता जा रहा हूँ, और आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी, जबकि हम नहीं होने देंगे आपको कोई भी तकलीफ। ठीक है, सभी दुख पीड़ा हम आपकी हर लेंगे और आपको सुख ही सुख मिलेगा इस पढ़ाई के थ्रू जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए, एक और बात जान लेते हैं, जब जान ही रहे हैं तो सभी जान लेते हैं। ये फिर से टेढ़ा बन गया क्या, मानेगा नहीं।
देख लो भैया जैसा बन रहा है यार, ए बी और सी, ये हमारे पास जैसे ट्रायंगल है। और मैंने अभी आपको बताया भाई लोग, सभी को बताया मैंने, ऐसे नहीं कि मैंने किसी एक को बताया, मैंने सभी को बताया कि ये हमारे पास इन सेंटर है, ये इन सेंटर है, या ठीक है, ये इन सेंटर है हमारे पास, ठीक है भाई लोग, ये इन सेंटर हो गया। अगर यार ये इन सेंटर है और हमने क्या किया, यहां से हमने वो भी खींच लिया, इससे सेम दूरी पे ये आर है, ये रेडियस। मैंने आपको ट्रायंगल की स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने स्टार्ट किया था ये पढ़ाना आपको, मैंने आपको बताया था कि ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड बी। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ट्रायंगल ए आई सी, ट्रायंगल बी आई सी और ट्रायंगल ए आई बी, ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल हैं। और अगर तीनों ट्रायंगल को प्लस कर दूं, इस वाले ट्रायंगल को ए आई बी को, इस ए आई सी को और इस बी आई सी को, तो तीनों ट्रायंगल को प्लस कर दूं तो किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। और ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल को एरिया को मैं डेल्टा से दिखाऊंगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। चलो अब आते हैं डेल्टा, इसका एरिया देखते हैं। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए आई सी क्या है, बेस क्या है इसका बी, और हाइट कितनी है इसकी आर, तो हाफ बेस बी हाइट आर। अब आते हैं बी आई सी पे, बेस कितना है इसका ए और हाइट कितनी है आर, तो बेस ए है हाइट आर है। यहाँ पर चलते हैं, बेस कितना है सी और हाइट कितनी है आर, आप देखेंगे अपनी आंखों से कि हाफ तो कॉमन हो गया, आप ये भी देखेंगे आर भी कॉमन हो गया, अंदर क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और अगर आप अच्छे बच्चे हो तो 2 उधर ले जाइए, तो ए प्लस बी प्लस सी का आधा। भाई लोग एक तो होता है तीनों साइड का सम, उसे कहते हैं पेरीमीटर, और तीनों साइड के सम का अगर मैं आधा कर दूं ट्रायंगल के अंदर तो क्या आ जाता है, अगर तीनों साइड के सम का आधा कर दूं भाई लोग तो क्या आ जाता है, अर्ध परिमाप आ जाता है, या फिर उसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये भाई लोग हमारे पास सेमी पेरीमीटर है। एस को दिखा सकते हैं, एस से दिखा सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस, या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर आर इज इक्वल टू, आर क्या है इन रेडियस है, ये आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए, देख लीजिए आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए मन ही मन में, हम आपकी मन ही मन में आवाज़ सुन लेंगे और उस आवाज़ को सुनकर हम आपको आंसर भी दे देंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी? चलिए चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यही बात अगर क्या हो किसी, यही बात क्या हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हो, किसी समकोण त्रिभुज में हो, समकोण त्रिभुज में हो, अगर ये किसी समकोण त्रिभुज में होता है भाई लोग, आप लोगों को पहले तो एक बात बता दूं मैं सभी को ना, आगे बता देता हूँ। कोई भी हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल बना तो नहीं बट मान लो यार सर्कल है, मानो कि थोड़ा हल्का सा बनाने की कोशिश करते हैं, लग रहा है थोड़ा सा सर्कल, चलो थोड़ा सर्कल लग रहा है, हल्का सा इधर से थोड़ा सा हल्का सा हो गया। इस सर्कल पे अगर कोई बाहर से लाइन मारता है, जो कि हम मारने नहीं देंगे, बट फिर भी अगर मार रहा है, ये ठीक सा नहीं बना, अरे ठीक है, लगभग आपका चलो हो गया। ये पॉइंट P है, ये A है और ये क्या है हमारे पास B है। तो अगर कोई बाहर से लाइन मारता है तो हमारे पास, मैं आपको सर्कल की प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी कैसे होता है, ये इसके बराबर हो जाता है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है इसके रेडियस के, ठीक है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन खींचता हूँ तो देखो ये बराबर हो जाएगा, रेडियस ये भी बराबर हो जाएगा, रेडियस, दो ट्रायंगल बने हुए ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसमें ये बराबर ये और ये एंगल बराबर, ठीक है, और ये कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसी वजह से दोनों साइड भी क्या होती हैं, बराबर हो जाती है। उसी वजह से दोनों, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कॉन्ग्रुएंसी में एक तो साइड साइड साइड
और साइड एंगल साइड और एक एंगल एंगल साइड और एक, ठीक है। ये तरीके होते हैं कॉन्ग्रुएंसी देखने के, सर्वांग समता देखने की, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर ये रेडियस 90 डिग्री एंगल हो गया और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये साइड कॉमन है OP, इसे OP में लेते हैं। इसी वजह से दोनों ट्रायंगल OAP और OBP दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सब कुछ कॉमन है, दैट मीन्स P और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे ही बताऊंगा मैं सर्कल में इसके बारे में। चलिए आते हैं इस पे। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई लोग, और मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक, और इसके अंदर एक सुंदर सा, कोशिश करेंगे बन जाए और बदतमीजी ना करे ये सर्कल। चलो जैसा बन गया है देख लीजिए, ये सर्कल बन गया है अंदर, ठीक है भाई लोग। अब देखते हैं आगे। ये हमारे पास यहाँ पॉइंट, यहाँ और यहाँ, ठीक। अब देखिए जरा, ये A है, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस ये इसके, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री पे होता है और ये भी 90 डिग्री पे होता है, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री बचेगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे पास एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90, ठीक है, सब 90 हो गया। अगर ये R है तो इसके पैरेलल होगा, तो ये भी R होगा, ये R है तो दैट मीन्स ये भी R होगा। पूरा परपेंडिकुलर है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, पूरा परपेंडिकुलर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, P है। अगर ये पूरा P है तो यहाँ कितना बचेगा, P माइनस R बचेगा। और अगर ये P माइनस R है दैट मीन्स ये भी क्या होगा, P माइनस R होगा, ठीक। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बेस है। अगर ये R है तो कितना बचा यहाँ पर, B माइनस R है। और अगर मैं वो देखूँ यहाँ से एक ही पॉइंट पे दो डाली जा रही है एक टेंजेंट, तो ये B माइनस R, तो ये भी क्या होगा, B माइनस R होगा। क्लियर है। और ये आप देखोगे इस पूरे को, ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है, ठीक। और अगर मैं हाइपोटेन्यूज को देखूँ तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया, P माइनस R प्लस B माइनस R। और आप देखोगे P प्लस B माइनस 2R, और 2R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस B माइनस H। और आप क्या कर सकते हो, R की वैल्यू क्या कर सकते हो, P प्लस B माइनस H अपॉन 2। और ये हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। R क्या है हमारे पास, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस, इसी इन रेडियस कहते हैं। तो R की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का हाफ। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में R की वैल्यू होती है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो बताओ जरा, बात समझ में आ गई है। P प्लस B माइनस H अपॉन 2, ये पूरा फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ठीक है भाई लोग। आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैंने आपको पूरा समझा दिया है, कैसे आया कैसे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये तो हमने आपको किसके बारे में बता दिया है, इन सेंटर किसके अंदर, इन रेडियस किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक। इसके आगे और कुछ करेंगे बट हम सर्कम सेंटर में करेंगे, परिकेंद्र में करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आराम से नोट करना, देखना मैंने क्या किया है। चलो अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं लेके आ जाऊं सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर कह रहा हूं, सॉरी क्या हो गया है, वापस आते हैं, दिमाग को वापस लेके आते हैं सेंटर पे। अगर मैं देखूं इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अच्छी बात क्या है, देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज की हमारे पास, समबाहु त्रिभुज में सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये A है, ये A है, तो ये भी A। अच्छा इसकी हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट कितनी होती है, बताओ जरा कोई हाइट। इसकी अच्छी बात क्या, देखो जैसे उसमें था ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में था, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में था। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था कि दो साइड अगर बराबर होती हैं तो हमारे पास जो है हाइट होती है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है। और यही हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब हाइट भी होती है, और यही हमारे पास मीडियन भी होता है, माध्यिका भी होती है। क्या इसको मैं AD मान लेता हूँ, याद है। बट अगर ये ट्रायंगल हमारे पास क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, तब भी हमारे पास, अच्छा ध्यान रखना, उसमें 4 सेंटर यहाँ पर थे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ऐसे मैंने बताया था एक लाइन पे होते हैं। बट हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ ना,
जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, तो वहाँ पर भी यही होगा, वहाँ पर भी यही होगा। यही लाइन AD जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ठीक है। सब कुछ ये होगी जैसे हमारे पास इसके अंदर होता है। इसमें अच्छी बात क्या है कि सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड, ठीक है। अंतर्वृत्त का केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक और लंब केंद्र सभी के सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर। दूसरा, इसे मैंने टेढ़ा बना दिया क्या हाइट को, दिल में मत लेना यार, हाइट मैंने टेढ़ी जरूर बना दी है, पर मेरी जो वो थी, इसको सीधे कर लो यार, अरे रे, ठीक है, यह हाइट सीधी है, ठीक है, इसे एक पॉइंट पे होता है। क्लियर है भाई लोग। अब हाइट कैसे निकलेगी, हाइट भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है, अभी मीडियन भी है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। ये हाइट है हमारे पास और ये साइड्स a है ना, मीडियन होती है ना हाइट, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ, इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। h² किसके बराबर हो जाएगा, a² - a²/4 है ना, इसका वो हो जाएगा। और h² ये क्या आएगा, 4a² - a²/4, और h की वैल्यू क्या होगी, 3a²/4, और इसका रूट कर लेंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, √3a/2, ये हाइट आएगी। तो हमारे पास जो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हमारे पास हाइट होगी, वो हाइट कितनी होती है, √3a/2 होती है। क्लियर है। अगर ये हमारी हाइट होती है तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई लोग, इसको हटा देते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इधर ही लिख लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, पूरा a है, सारी साइड्स a है, और हाइट कितनी आई, √3a/2 आई। तो यहाँ से एरिया भी आ जाएगा √3a²/4, ये एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। आप लोगों को वैसे पता होगा, बट फिर भी हमने आपको बता दिया, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है हमारे पास, √3a²/4 होता है। ठीक है, क्लियर है, क्या बात समझ में आई। √3a²/4 होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए वापस आते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, R क्या होता है, फॉर्मूले से बताया था, ΔS। भूल गए, भूलने नहीं देंगे। R = डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल का एरिया, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया, और S मतलब सेमी पेरीमीटर, ऑलरेडी बता रखा हूँ। चलो अब यहाँ देखिए, R डेल्टा एरिया क्या होगा इसका, और S सेमी पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर a 3a/2, तीनों साइड को सम करेंगे और आधा कर देंगे, वो सेमी पेरीमीटर होता है। इसको ऐसे रहने दो, ऐसे टेढ़ी जा रही है बट ठीक है, हाइट सीधी है, ठीक है। अच्छा, 3a/2, अब क्या करेंगे, √3a²/4, 2 ऊपर लेके जाएंगे और 3a नीचे रहेगा, 2 से ये 2 आ जाएगा, a से इसका स्क्वायर कट जाएगा, √3 से नीचे ये √3 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बस हमारे पास a बचा, और नीचे क्या बचा, 2 और √3। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भाई लोग जो हमारे पास इन रेडियस होता है वो कितना होता है, a/2√3। दैट मीन्स अगर अंदर कोई सर्कल बनेगा, अगर अंदर हमारे पास कोई सर्कल बनता है, अरे यार ये टच काहे नहीं कर रहा है, चलो जो भी बन गया, अंदर सर्कल बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस किसके बराबर होगी, a/2√3 के बराबर होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी होती है, p + b - h/2, और इसमें a/√3, और नॉर्मली होती क्या है, नॉर्मली कितनी होती है, ΔS, उसी से निकाला है हमने। क्लियर है भाई लोग, बात समझ में आ गई है, कोनो परेशानी, कोई दिक्कत, आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस वाली चीज़ को समझने में। ठीक है, टाइम हो गया दादा, चलो जितना हुआ है। एक लास्ट चीज़ देख लीजिए, इतना भी टाइम नहीं हुआ है। अगर कोई त्रिभुज होता है, उसमें ये देखो a है, ये b है, ये c है, यहाँ से मैंने एक हाइट खींची, ये हाइट लग भी रही है कि नहीं लग रही है, चलो जो भी लग रही है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक पर यहाँ पर, और यहाँ से
ठीक है, ठीक है। ये 3 हाइट है हमारे पास, ये तीनों की तीनों हाइट है, ठीक है। इसको AD को मान लेता हूँ H1 और BE को मान लेता हूँ H2 और CF को मान लेता हूँ H3। A के सामने साइड क्या होगी? A के सामने साइड होगी हमारे पास, A के साइड A, B के सामने B और C के सामने C। तो हमारे पास एरिया जो होगा एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस कितना है? A है और हाइट H1, या फिर बेस कितना है? B है और हाइट कितनी है? H2, या फिर बेस कितना है? C है और हाइट कितनी है? H3। क्लियर है? ट्रायंगल के एरिया को मैं आपको पता ही, आपको क्या लेता हूँ मैं? डेल्टा लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ AH1 हाफ BH2 और क्या आएगा? हाफ CH3। ठीक है, उसको ऊपर ले लेना, ठीक है, घुमा के लेके आते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं क्या करूं, डेल्टा के नीचे H1 लेके आ जाऊं तो किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा के नीचे अगर H1 लेके आऊंगा तो A/2 के बराबर आएगा। डेल्टा के नीचे अगर H2 लेके आऊंगा तो किसके बराबर आएगा? B/2 के बराबर आएगा। डेल्टा के नीचे अगर H3 लेके आऊंगा तो क्या बराबर आएगा? C/2 आएगा। अगर मैं तीनों को प्लस कर लेता हूँ तो डेल्टा बाय H1 प्लस डेल्टा बाय H2 प्लस डेल्टा बाय H3 तो किसके बराबर आएगा? A/2 प्लस B/2 प्लस C/2। और अगर डेल्टा कॉमन आ गया, डेल्टा हमारे पास, देखो इसको याद रखना, इसको सभी के सभी याद रखना, आगे अगले वाले पेज पे जाने वाले हैं, इसको सभी के सभी याद रखना, अगले वाले पेज पे जाने वाले हैं। तो डेल्टा अपॉन H1 प्लस डेल्टा अपॉन H2 प्लस डेल्टा अपॉन H3 कितना आएगा? A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 कितना आ जाएगा? A प्लस B प्लस C/2। और यहाँ डेल्टा कॉमन है तो अंदर क्या आएगा? 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। क्लियर है? अब हमारे पास ये क्या होता है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। S हो गया और यहाँ पर डेल्टा, और आपको पता ये है ही, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये S हो गया, डेल्टा नीचे लेके जाएंगे और ये हमारे पास 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। ठीक है, अब आपको पता है डेल्टा अपॉन S क्या होता है? इन रेडियस होता है। तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 इज इक्वल टू 1/R। तो ये हमारे पास एक थ्योरम बन जाती है जहाँ पर इन रेडियस के साथ हाइट का मेल होता है। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही, मैम आ गई है, ठीक है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, ठीक है, और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद। कितने गया?